गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम इन यूनिवर्सिटी एकेडमी। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस टॉपिक को समझने से पहले हम दो तीन चीज़ें ध्यान से समझें कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसका इवैल्यूएशन कैसे हुआ, क्या था मेन फ्रेम सिस्टम और कैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको इंप्रूव किया, फिर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे इंप्रूव किया स्पूलिंग में। अब हमारा जो नया टॉपिक है दैट इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार हर यूनिवर्सिटी में ये एग्जाम थ्योरेटिकल आता है। व्हाट इज मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और व्हाट इज मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो दोस्तों ये दो टॉपिक हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी टास्किंग। इसको लेके बहुत कंफ्यूजन रहता है। इसका आपको हर बुक में आपको डिफरेंट केस स्टडी मिल जाएगी, डिफरेंट सिनेरियो मिल जाएंगे। तो मैंने बहुत क्रिस्प करके इस वीडियो को बनाया है। आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे आप देख रहे हैं, हमारा जो सिस्टम था इससे पहले, तो हमारे सिस्टम में जो हम स्पूलिंग में करते थे वहां पे हम एक जॉब को परफॉर्म करते थे, फिर हम दूसरी जॉब को परफॉर्म करते थे। तो हमने वहां पे एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था स्पूलिंग का, जहां पे हम सेकेंडरी मेमोरी के अंदर डेटा रखते थे और सेकेंडरी मेमोरी से हमारा मेन मेमोरी कम्युनिकेट करता था। तो ये हमारा सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी में बहुत सारा प्रोसेस है। तो इससे पहले मल्टी प्रोग्रामिंग से पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस क्या होता है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, प्रोसेस इज नथिंग बट एनी प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड अ प्रोसेस। तो कोई भी प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूशन में है तो वो क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। तो सीपीयू क्या करते हैं, वो डिफरेंट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। तो किसी भी प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूशन की स्टेज में बोलते हैं तो प्रोसेस होता है। और प्रोसेस जो कैटेगराइज होती है वो दो टाइप से कैटेगराइज होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, पहला जो होता है वो हम बोलते हैं सीपीयू बाउंड प्रोसेस, और एक अनदर प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं आईओ बाउंड प्रोसेस। तो सीपीयू बाउंड प्रोसेस क्या होती है, ऐसी प्रोसेस जिनके सीपीयू को ज़्यादा टाइम लगता है उन प्रोसेस को हम सीपीयू बाउंड प्रोसेस बोलते हैं। जिनके प्रोसेस को ज़्यादा सीपीयू टाइम चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए, मतलब एक प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट करना है तो उसको ज़्यादा देर तक सीपीयू की परफॉर्मेंस चाहिए, सीपीयू चाहिए, तो उसको हम सीपीयू बाउंड प्रोसेस बोलते हैं। और कुछ ऐसी प्रोसेस होती हैं जिनको बीच में आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जो आईओ टास्क ज़्यादा करती हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम आईओ बाउंड प्रोसेस बोलते हैं। तो हमारे मेजरली दो तरह के प्रोसेस होती हैं, एक सीपीयू बाउंड प्रोसेस होता है जिसको ज़्यादा सीपीयू टाइम चाहिए होता है, आईओ टाइम बहुत लेस चाहिए, या आप ये कह सकते हो कि लेस के बराबर चाहिए। वहीं कुछ प्रोसेस ऐसी होती हैं जो आईओ बाउंड होती हैं, जिनको आईओ टाइम ज़्यादा चाहिए होता है, सीपीयू टाइम कम। कोई प्रोसेस है उसको प्रिंटर पे प्रिंट करना है, किसी प्रोसेस को किसी फाइल से कुछ डेटा रीड करना है, तो वो एट द टाइम ऑफ आईओ ऑपरेशंस, तो उस समय हम क्या सीपीयू का यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो जो प्रोसेस होता है वो दो तरह का होता है, सीपीयू बाउंड प्रोसेस और आईओ बाउंड प्रोसेस। तो इससे पहले जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था, उस ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने ये ध्यान दिया था कि अगर हमारे पास जैसे कोई एक P1 जॉब है वो हम एग्जीक्यूट करना चाहते थे, तो वहाँ पे पहले P1 जॉब एग्जीक्यूट जब तक कंप्लीट नहीं होता था हम P2 जॉब पे स्विच नहीं करते थे। बट मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जैसे नाम से पता लग रहा है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मोर देन वन प्रोसेस कैन बी ऑक्यूपाई इन मेन मेमोरी। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी में बहुत सारे प्रोसेस हैं, तो यहाँ से P1 उठ के यहाँ पे आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, और ये P1 क्या करना चाहता है, एग्जीक्यूट करना चाहता है। तो ये P1 एग्जीक्यूट कर रहा है दोस्तों। अब ये P1 क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। तो P1 कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है। अब P1 कुछ समय के लिए किसी आईओ प्रोसेस के पास चला गया, यानी इसको कुछ ये जो हमारा P1 है इसको कुछ आईओ परफॉर्म करना है, तो ये आईओ परफॉर्म करना चाहता है। एट दैट टाइम सीपीयू कैन बी आइडल। तो जो हमारा इससे पहले सिस्टम था उसमें सीपीयू आइडल होता था, पर यहाँ पे क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हम दूसरे प्रोग्राम को भी कॉन्टेक्स्ट स्विच करा के, वो हम कॉन्टेक्स्ट स्विच देखेंगे, हम दूसरे प्रोग्राम को भी मेन मेमोरी में ला सकते हैं। जब तक P1 हमारा आईओ प्रोसेस कर रहा है, आईओ काम कर रहा है, अब हम P2 एग्जीक्यूट करेंगे, और अगर P2 भी आईओ के लिए जाता है तो हम किसी तीसरे प्रोसेस P3 को एलोकेट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा सीपीयू कम समय के लिए आइडल होगा। इसको दोस्तों आप ऐसे कुछ समझ सकते हो कि हमारा P1 एक प्रोसेस है,
वो कुछ काम कर रहा है, जब तक उसको सीपीयू की ज़रूरत है वो काम कर रहा है। जैसे ही उसे किसी और प्रोसेस की ज़रूरत पड़ी, आईओ प्रोसेस की ज़रूरत पड़ी, हमने दूसरा प्रोसेस शेड्यूल कर दिया और ये दूसरा प्रोसेस P2 है। अगर P2 को भी ज़रूरत पड़ी तो हम तीसरा प्रोसेस P3 को ले आए। तो इस केस में देखो क्या होगा, हमारा जो CPU है वो ज़्यादा बिजी होगा, उसको हम हर टाइम बिजी रख सकते हैं। अगर हमारे पास डिफरेंट प्रोसेस है, हमारे पास n प्रोसेस हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, क्या मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक साथ कई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं? नहीं दोस्तों, प्रोग्राम एक बार में एग्जीक्यूट होता है। हाँ, जो हमारा P1 प्रोसेस है अगर वो आईओ प्रोसेस के लिए जाता है तो उस टाइम हम P2 प्रोसेस को लेके आते हैं। अगर हमारा P1 प्रोसेस आईओ प्रोसेस के लिए नहीं जाता, एग्जीक्यूट ही कर रहा है, तो कोई दूसरा प्रोसेस मेन मेमोरी में नहीं आ रहा है, वो P1 एग्जीक्यूट हो रहा है। जब P1 एग्जीक्यूट हो गया पूरा, और अगर इसे आईओ का जरूरत नहीं है, ये कहीं पे भी नहीं गया, तो पूरा फोकस कंप्यूटर CPU का वो P1 पे है। जैसे ही P1 आईओ के लिए गया, हमने दूसरा प्रोसेस ले आए, और जैसे ही P2 आईओ के लिए गया, हम तीसरा प्रोसेस ले आए। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा CPU ज़्यादा बिजी होगा। CPU ज़्यादा बिजी होगा तो हमारा थ्रूपुट ज़्यादा होगा, और हमारा वेटिंग टाइम ऑलमोस्ट कम हो जाएगा। हमारा वेटिंग टाइम, जैसे कि इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में 10 सेकेंड लगते, ये प्रोसेस 5 सेकेंड के बाद 2 सेकेंड के लिए आईओ के लिए गया, वैसे ही हमने P2 को भी ले लिया, और जैसे ही हमारा P2 भी वेटिंग के लिए गया, हम P3 को ले लिए। तो जो हमारा वेटिंग टाइम है किसी भी प्रोसेस का, वो ऑब्वियसली कम हो जाएगा, उसको पहले CPU मिल जाएगा। इसको हम और कह सकते हैं कि रिस्पांस टाइम अच्छा हो जाएगा, हम जल्दी रिस्पांस कर पाएंगे किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ है कि ये प्रोसेस कैसे जाएंगे और कैसे आएंगे, कौन सा प्रोसेस कब आएगा मेन मेमोरी के अंदर, क्या P1 जब यहाँ पे जाता है तो कैसे CPU P2 को बोलता है, या कैसे कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है। तो कॉन्टेक्स्ट स्विच के टाइम पे देखो हमारा CPU आइडल रहेगा। अब हमारा CPU इस केस में भी आइडल कब रह सकता है, तो प्रोसेस अगर P1 आईओ के लिए गया, जितनी देर में P1 आईओ के लिए गया और P2 यहाँ से यहाँ पे आया, तो वो एक कॉन्टेक्स्ट स्विच है। हम मल्टीपल प्रोसेस के बीच में कॉन्टेक्स्ट स्विच कर रहे हैं, इसको हम समझेंगे, लेटर समझेंगे। तो वहाँ पे CPU आइडल रह सकता है। दूसरा, अगर हमारे सेकेंडरी मेमोरी में प्रोसेस ही नहीं हो, या हमारे सेकेंडरी मेमोरी में 3 प्रोसेस हैं और ये तीनों प्रोसेस इसके अंदर आ गए और ये तीनों एग्जीक्यूट हो रहे हैं, या ये तीनों आईओ के लिए चले गए, अब हमारे पास कोई नया प्रोसेस नहीं है, तीनों आईओ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो हमारा CPU है वो कैन बी आइडल। तो दोस्तों इसको पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हाई CPU यूटिलाइजेशन है। हमारा जो CPI यूटिलाइजेशन है वो बहुत हाई हो रहा है, हम CPU को आइडल नहीं बैठने दे रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को प्रॉपर पॉइंट बाय पॉइंट नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का हाई CPU यूटिलाइजेशन दे रहा है। हमारा जो यूटिलाइजेशन है वो काफ़ी हाई है। हम किसी भी प्रोसेस के जाने के बाद, किसी दूसरे ऑपरेशन आईओ के बाद, हम दोबारा प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए हमारा मेन मेमोरी में प्रोसेस एलोकेट हो जाता है। सेकंड, मोर देन वन प्रोसेस इन मेन मेमोरी रेडी टू एग्जीक्यूट, यानी कि मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि मेन मेमोरी के अंदर मोर देन वन प्रोसेस इज रेडी टू एग्जीक्यूट। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप एक साथ मल्टी प्रोसेस या मल्टी प्रोग्राम, कई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हाँ, कई प्रोग्राम रेडी हैं एग्जीक्यूट होने के लिए। अगर ये प्रोग्राम कहीं पे जाता है तो हम दूसरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, इसको भाई कोई रीड करना है फाइल, ये फाइल रीड करने गया, उतनी देर में हमारा P2 पे काम हो गया। तो मोर देन वन प्रोसेस इन मेन मेमोरी रेडी टू एग्जीक्यूट। सेकेंड, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, जब हमारा P1 गया तो P2 कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग विल बी देयर, मतलब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जो स्विचिंग में टाइम लगा, उस पर्टिकुलर स्विचिंग टाइम को हम कॉन्टेक्स्ट स्विच कहते हैं। नेवर आइडल अनलेस नो प्रोसेस रेडी टू एग्जीक्यूट, तो CPU हमारा ज़्यादा बिजी होगा। CPU अगर हमारा ज़्यादा बिजी होगा तो हमारा टास्क अच्छे से परफॉर्म होगा। और CPU आइडल कब होगा, जब हमारे रेडी स्टेट में या तो कोई प्रोसेस ना हो, या जो प्रोसेस है वो सारा प्रोसेस किसी आईओ बाउंड प्रोसेस के लिए चला गया है, तो हमारा जो CPU है वो कभी आइडल नहीं होगा। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ एडवांटेज हैं
क्या एडवांटेज है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के? पहले तो इसका रिस्पॉन्स टाइम फास्ट है। रिस्पॉन्स टाइम का मतलब जैसे कि हमने P1 है, अब P1 एग्जीक्यूट कर रहा है, हमारा P1 एग्जीक्यूट कर रहा है, P1 IO के लिए गया, तो जब P1 IO के लिए गया, लेट सपोज P1 ने 2 सेकंड अपना टास्क किया, उसके बाद P1 IO के लिए चला गया और IO में इसे 5 सेकंड लगेंगे। P1 IO के लिए चला गया और P1 को IO में अब 5 सेकंड लगेंगे, इतने ही देर में हमने P2 को एग्जीक्यूट कर दिया और P2 को चाहिए ही 1 सेकंड था, तो P2 1 सेकंड में एग्जीक्यूट हो गया और P3 को भी 2 ही सेकंड चाहिए थे, P3 भी 2 सेकंड में एग्जीक्यूट हो गया। अब हमारे पास कोई प्रोसेस नहीं है, 2 सेकंड देखो स्टिल CPU आइडल है क्योंकि इसको 5 सेकंड चाहिए। ये और ये ओवरलैपिंग है, ये 3 सेकंड यहाँ चल रहा है, ये 3 सेकंड यहाँ हो गया, 2 सेकंड अभी आइडल, समझ पा रहे हो? इसके बाद क्या हुआ, P1 वापस आया, एग्जीक्यूट हुआ, तो हमने क्या किया, CPU को ज़्यादा बिजी रखा, तो उससे क्या होगा, इनको पहले रिस्पॉन्स मिल गया, तो हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम है वो फास्ट हो गया। हमारा जो वेटिंग टाइम है, अगर हम P1 को ही कहते हैं कि भाई जब तक हमारा P1 एग्जीक्यूट नहीं होगा कंप्लीट, हम P2 पे स्विच नहीं करेंगे, हम ये चाहते हैं कि जब हमारा P1 फिनिश होगा उसके बाद ही हम P2 पे जाएंगे और जब P2 फिनिश होगा तो ही P3 पे जाएंगे। तो उस केस में हमारा P2 और P3 देखो 7 सेकेंड वेट करता केवल P2 सॉल्व होने के लिए, बट हमने कॉन्टेक्स्ट स्विच किया तो इस केस में जो वेटिंग टाइम है वो भी हमारा रिड्यूस होगा। तो दीज आर द एडवांटेज। लेकिन ये जो एडवांटेज है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को, इसको अचीव करने के लिए हमें कुछ डिफिकल्टीज भी फेस करनी पड़ेंगी। क्या क्या? पहला, शेड्यूलिंग। आपको शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी, भाई कौन सा प्रोसेस इसके अंदर डाला जाए, सेकेंडरी मेमोरी से किस प्रोसेस को पिक किया जाए मेन मेमोरी में जाने के लिए, वो CPU बाउंड प्रोसेस हो, IO बाउंड प्रोसेस हो, किस तरह से हम शेड्यूलिंग करेंगे, ये इटसेल्फ चैलेंज। तो हमको ये थोड़ी डिफिकल्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम सीखनी पड़ती है। सेकंड, मेन मेमोरी मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। भाई हमारे मेन मेमोरी को हमें मैनेज करना पड़ेगा, एन प्रोसेस यहाँ पे हैं, उसमें से जितनी प्रोसेस यहाँ पे आ रही हैं वो किस ऑर्डर में उसके अंदर एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो हमें मेमोरी मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होगा। पेजिंग के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, मेमोरी फ्रेगमेंटेशन देखना पड़ेगा। तो हम लोगों को मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ने CPU का यूटिलाइजेशन हाई किया, CPU का रिस्पॉन्स टाइम इंप्रूव किया, CPU का वेटिंग टाइम रिड्यूस किया। तो हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बार क्रिस्प नॉलेज में आपको कंक्लूड कर देता हूं कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जहां पे मोर देन वन प्रोसेस, मोर देन वन जॉब एग्जीक्यूट हो सकती हैं और वो रेडी क्यू में रहती हैं, लेकिन एट ए टाइम एक ही होती है। अगर वो किसी IO प्रोसेस के लिए जाती है तो हम P2 पे कॉन्टेक्स्ट स्विच करते हैं और P2 जाता है तो P3 पे जाते हैं। इससे क्या होता है, रिस्पॉन्स टाइम बेटर हो जाता है। तो ये कहानी रही मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की, और अब हम समझेंगे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो हम समझते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो देखो अभी तक हमने जो पढ़ा वो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमने क्या पढ़ा था? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा था कि ये अगर हमारा ये मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस हमारा जो मेन मेमोरी है वो अगर किसी प्रोग्राम को पर्टिकुलर एग्जीक्यूट करना चाह रही है और हम किसी सेकेंडरी मेमोरी से, सेकेंडरी मेमोरी में अगर हमारे पास n प्रोसेस हैं, n प्रोग्राम्स हैं, तो हम P1 प्रोग्राम को यहाँ पे लेके आए और हमने P1 प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया। तो हमारा कोई जॉब 1 है एग्जीक्यूट हो रहा है, कोई प्रोग्राम 1 है एग्जीक्यूट हो रहा है, प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट हो रही है। तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि जब तक P1 किसी IO के लिए नहीं जाएगा, जब तक हम किसी दूसरे प्रोसेस पे एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। इसको आप ना कुछ इस तरह से समझ सकते हो कि ये आपने एक रेस्टोरेंट खोला है, आपने एक रेस्टोरेंट खोला है, तो ये आपका एक रेस्टोरेंट है। इस रेस्टोरेंट में एक आदमी आया, इस एक आदमी को आपको रोटी खिलाना है, तो आपने इस आदमी के लिए रोटी बनाया। अब ये आदमी फ़ोन पे बात करने लगा, तो आप पहले सिस्टम में क्या होता है कि आपने पहले ये डिसाइड किया हुआ था कि भाई जब तक ये रोटी खा नहीं लेगा, खाना खा नहीं लेगा, हम दूसरे आदमी को सर्व नहीं करेंगे। फिर हमने मल्टी प्रोग्रामिंग में देखा कि अगर ये फ़ोन पे कहीं बात करने चला गया तो हम क्या करेंगे, हम P2 को बुला लेंगे, भाई हम P2 को दूसरे को खाना खिलाने लगेंगे। और अगर P2 भी फ़ोन पे बात करने के चला गया तो हम P3 को खाना खिलाने लगेंगे। तो वहाँ पे अगर कोई प्रोसेस बात करने चला गया तो हम दूसरे को खिलाएंगे, अगर ये प्रोसेस बात करने नहीं गया तो हम इसी को खाना खिलाएंगे, जब ये चला जाएगा तो हम P2 को बुलाएंगे और P2 को खाना खिलाएंगे। अब अच्छा, इस केस में अब सोचो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। इस एक तरह का ये भी मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट यहाँ पे जो लॉजिक है देखो वो ये है कि लेट सपोज आप हैं, आपकी जो रोटी बनाने की स्पीड है वो बहुत तेज़ है, आप 1 मिनट में 1000 रोटी बना सकते हैं। तो सोचो उस केस में अगर हमारे पास P1 है
ये एग्जीक्यूट हो रहा है, बट आपकी स्पीड जो है वो बहुत फास्ट है। तो आप बोलोगे कि मैं P2 को भी रेडी स्टेट के अंदर बुला के एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर सकता हूँ, P3 को भी एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर सकता हूँ। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जो डिफरेंस है वो ये है कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह से एक्सटेंशन है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विद टाइम शेयरिंग। कैसे टाइम शेयरिंग की बात कर रहे हैं? जैसे ये P1 प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है और P1 लेट सपोज P1 एग्जीक्यूट हो रहा है और मैंने P1 को 2 सेकंड में एग्जीक्यूट किया और उसके बाद मैं कॉन्टेक्स्ट स्विच करके P2 प्रोसेस पे चला गया और मैंने P2 को एग्जीक्यूट किया 2 सेकंड, उसके बाद मैंने P3 को एग्जीक्यूट किया 2 सेकंड। तो मेरे CPU की स्पीड इतनी फास्ट है कि मैं मल्टीपल प्रोसेस को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लाके एग्जीक्यूट कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ टाइम शेयरिंग। मैं इसे कुछ समय दे रहा हूँ, फिर मैं कुछ इसे समय दे रहा हूँ, फिर कुछ समय इसे 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 दे रहा हूँ, और मेरी स्पीड जो है वो इतनी फास्ट है कि मुझे एक इल्यूजन हो रहा है कि मैं ये तीनों प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। लेकिन कोई भी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जब तक हमारे पास एक ही प्रोसेसर है हम एक ही प्रोसेस को एट ए टाइम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, हम इसको कुछ समय के लिए एग्जीक्यूट कर रहे हैं और हमारी स्पीड इतनी फास्ट है कि हम उसके बाद इसको कुछ समय के लिए, फिर इसको कुछ समय, लेकिन एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है कि हम तीनों को, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि हमने क्या किया, यहाँ पे हम MS वर्ल्ड भी चला रहे हैं, हमने MS वर्ल्ड भी ओपन किया है, हम कोई मूवी भी देख रहे हैं, हम कोई सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी चला रहे हैं और हम फोटोज़ भी देख रहे हैं। तो हम मल्टीपल प्रोसेस को एक साथ कर रहे हैं। हमको एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है एट द सेम टाइम, बट ऐसा नहीं है। वो कुछ समय इसे दे रहा है, फिर फ्रिक्वेंटली कॉन्टेक्स्ट स्विच कर रहा है इस प्रोसेस के लिए, कुछ समय इसे दे रहा है, फिर फ्रिक्वेंटली कॉन्टेक्स्ट स्विच कर रहा है कुछ समय के लिए। लेकिन जो CPU का एग्जीक्यूशन स्पीड है वो इतना फास्ट है कि हमें एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है कि भाई हम पहले P1 को कर रहे हैं, फिर हम P2 को भी कर रहे हैं, फिर हम P3 को भी कर रहे हैं और P4 को भी कर रहे हैं और कुछ टाइम क्वांटा के साथ कर रहे हैं। हमने शेयरिंग के लिए फॉर एग्जांपल 0.000000001 सेकंड हम इसको देते हैं और फिर इतना ही टाइम हम इसको देते हैं, और जो हमारा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है वो इतना फास्ट है कि हमें एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है कि हमारे 4 प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, बट एक्चुअली में एट ए सेम टाइम एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, उससे क्या एडवांटेज है, वहाँ पे P1 जब जाता IO के लिए तब ही हम P2 को बुलाते, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर हमारे प्रोसेसिंग की स्पीड फास्ट है, हम ऐसा कर सकते हैं कि हम मल्टीपल प्रोग्राम को रख के सबके साथ टाइम शेयरिंग करके सबको एग्जीक्यूट कर सकें, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। हम मल्टीपल प्रोग्राम एक साथ, ऐसा हमें इल्यूजन हो रहा है। तो आइए देखते हैं पॉइंट बाई पॉइंट कि मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग में क्या डिफरेंस है, कैसे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम बेटर है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से, इसका रिस्पॉन्स टाइम एज कंपेयर टू मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बेटर है, देखते हैं। तो मल्टीटास्किंग इज मल्टी प्रोग्रामिंग विद टाइम शेयरिंग। तो यहां पे कुछ टाइम शेयरिंग है, हम एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम P1 को दे रहे हैं, फिर कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम P2 को दे रहे हैं, P3 को दे रहे हैं, P4 को दे रहे हैं, और हम कॉन्टेक्स्ट स्विच करते जा रहे हैं। तो यूज़र को क्या है, सिंगल CPU है हमारे पास, केवल एक ही CPU है, बट स्विच बिटवीन प्रोसेस सो फास्ट और सो क्विकली दैट इट गिव एन इल्यूजन दैट ऑल एग्जीक्यूटिंग एट अ सेम टाइम। तो इन सबको लग रहा है कि ये सब एग्जीक्यूट हो रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। हमने कुछ समय इसे दिया, फिर कुछ समय इसे दिया, फिर कुछ समय इसे दिया, फिर कुछ समय इसे दिया, और इन चारों को हम कुछ निश्चित अमाउंट ऑफ टाइम शेयर कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, उससे हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम है वो इंप्रूव हो जाएगा। हम इस प्रोसेस को अगर 2 सेकंड देते हैं तो उसके बाद इसका इंप्रूव हो जाएगा, फिर इसको 2 सेकंड देते हैं, फिर हमारा जो हमने 8 सेकंड में 2 सेकंड पे इसको, फिर 2 सेकंड पे इसको, फिर 2 सेकंड पे इसको, फिर 2 सेकंड पे इसको, चारों को हमने 2-2 सेकंड अगर टाइम दिया, तो अगर ये प्रोसेस 10 सेकंड में फिनिश होती है, ये भी 10 सेकंड में फिनिश होती है, ये भी 10 सेकंड में फिनिश होती है, और ये भी 10 सेकंड में फिनिश होती है। तो अगर हम उस लॉजिक से चलें जो हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये मान लें कि ये जितनी प्रोसेस है वो सारी CPU बाउंड प्रोसेस है, मतलब कोई IO के लिए नहीं जा रहा है, तो देखो ये P1 जो था वो 10 सेकंड चलता, तो P2 ने कितना वेट किया, P2 ने फिर 10 सेकंड वेट कर लिया, फिर P3 ने कितना वेट किया, P3 ने वापस 10 सेकंड, अब P2 एग्जीक्यूट होता, अगेन 10 सेकंड लगते हैं, टोटल हो गए 20 सेकंड। अब P3 ने कितना वेट किया, 20 सेकंड वेट किया। बट अगर हम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो P1 को 2 सेकंड CPU मिला, उसके बाद CPU कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया P2 पे, और P2 को 2 सेकंड मिला, फिर P3 को 2 सेकंड मिला,
फिर P4 को 2 सेकंड मिला। तो इस केस में आप देखो, इसको भी रिस्पॉन्स पहले मिल गया, इसको भी रिस्पॉन्स पहले मिल गया, इसको भी पहले रिस्पॉन्स मिल गया, तो हमने चारों को इंगेज किया हुआ है। तो अब किस प्रोसेस को CPU को यहां से लेके यहां आना है कि हमारी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग अच्छी हो सके, CPU ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रह सके, हम सारे प्रोसेस को एट अ सेम टाइम डिफरेंट टाइम शेयरिंग, उनकी टाइम शेयरिंग क्या होनी चाहिए, कितना टाइम शेयरिंग का क्वांटिटी होना चाहिए, कौन सी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम लगनी चाहिए, वो सब हम यूनिट नंबर 2 में पढ़ेंगे कि कैसे FCFS, SJF, राउंड रॉबिन, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हम सब पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में। अभी हमें मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में इतना समझना है कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई प्रोसेस, इन मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम P1 को एग्जीक्यूट कर रहे थे तो हम P2 को तभी लेके आ रहे थे जब P1 IO के लिए जा रहा था। बट इन मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम P1 अगर एग्जीक्यूट कर रहा है तो भी हम जो टाइम शेयरिंग है CPU की वो P2 के साथ कर रहे हैं और फिर वो P3 के साथ भी कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, हमारे 3 प्रोग्राम एक साथ चल रहे हैं। एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है यूजर को कि भाई जो प्रोग्राम है वो 3 एक साथ चल रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम एक होता है, टाइम शेयरिंग होती है। तो मल्टीटास्किंग इज नथिंग बट अ मल्टी प्रोग्रामिंग विथ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूनिवर्सिटी में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंस पूछा जाता है, व्हाट इज मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दिस इज द डिफरेंस। आप डिफरेंट कैटेगराइज कर सकते हैं कि वहाँ पे जब P1 IO के लिए जाएगा तभी P2 अंदर आ सकता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ हम टाइम शेयरिंग देते हैं, कुछ समय इसे दिया तो उसके बाद हम कॉन्टेक्स्ट स्विच यहाँ पे करेंगे, फिर हम कॉन्टेक्स्ट स्विच यहाँ करेंगे। तो यहाँ स्टारवेशन नहीं आएगा, वहाँ पे एक स्टारवेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे देखो बेटर रिस्पॉन्स टाइम है, हम जितने प्रोसेस हैं उनको बेटर रिस्पॉन्स टाइम दे सकते हैं, पहले रिस्पॉन्स टाइम दे सकते हैं। यहाँ पे एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल प्रोसेस टुगेदर, हम एक साथ बहुत सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली थ्रेड का कॉन्सेप्ट काम करता है। तो थर्ड प्रोग्राम देखो, थर्ड लाइन, द टास्क इन मल्टीटास्किंग में रेफर टू मल्टीपल थ्रेड ऑफ सेम प्रोग्राम। तो हम एक प्रोग्राम के मल्टीपल थ्रेड्स बना के उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, अभी तक हमने पढ़ा है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसका गोल क्या होता है, देन हमने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम देखा है, मेन फ्रेम सिस्टम देखा है, फिर उसके बाद हमने स्पूलिंग देखा है, फिर उसके बाद हमने मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम देखा है, फिर हमने मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम देखा है। अच्छा, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूनिवर्सिटी में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज नथिंग बट अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो नोट्स हैं वो आपको नीचे वीडियोस में मिल गए हैं, आप उस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी। थैंक यू।